सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, अगर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में क्या होने वाला दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पर कि आपका 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर होने वाला है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि आपको कॉपी जो है वो कैसे लिखनी, यानी कॉपी में आपको किस तरीके से लिखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारा आज के इस वीडियो में मैं आपको बताते हुए चलूँगा दोस्तों, ठीक है ना। और किस क्वेश्चन में कितना लिखने को आता है, जैसे लघुत्तरी क्वेश्चन हो गया या अति लघुत्तरी क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन से आंसर हमारा कितना सेटिस्फाई हो रहा है, जो हमारा आंसर है वो क्वेश्चन को कितना सेटिस्फाई कर रहा है, और एग्ज़ामिनर जो कॉपी चेक करेगा वो क्या समझेगा। और अगर क्वेश्चन को हम आगे पीछे लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें कहते नहीं कि जो क्वेश्चन आ रहा है आपको वो पहले लिख लीजिए, तो हमें मान लीजिए 18वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है या 17वां या 16वां या 14वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या हम उसको पहले लिख सकते हैं या लिखना उचित होगा या नहीं होगा, सभी विषय पे आज हम यहाँ पर दोस्तों डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि लोग कहते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन जो है वो आप जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले लिखिए। मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि आपको ये काम नहीं करना है। बाय द वे कि मान लीजिए उस एग्जामिनर ने 10 कॉपियाँ चेक की और 10 कॉपियाँ चेक की, उसने सीरियल से उसमें पाया, तो उसको एक मतलब वो पेपर बार बार उसको पेपर उठा के नहीं देखना पड़ेगा, उसको रट गया दिमाग में कि हाँ इस क्वेश्चन के बाद ये होगा। और अगर आप वहीं पर पहुंचते हो, 13 नंबर क्वेश्चन पहले लिखते हो, देन उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन लिखते हो, देन उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन पे डायरेक्ट पहुंच जाते हो, तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर इरिटेट होगा, ठीक है ना। एग्जामिनर को बहुत गुस्सा आएगा कि 13 नंबर क्वेश्चन में ढूंढो, उसके बाद 2 नंबर, क्योंकि उनको मिलना होता है हर कॉपी पे पैसा, उनको हर कॉपी पे पैसा मिलना होता है, और वो सोचते हैं कि जितनी जल्दी हम जितनी ज़्यादा कॉपियाँ चेक कर लें। तो अगर आप यहाँ इस तरीके से सीरियल वाइज अगर लिखते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, फिर दूसरा लिखा, फिर तीसरा लिखा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, फिर छठा, फिर सातवां, तो इस तरह में क्या होगा, एग्जामिनर को आसानी होगी, उसका समय कम खर्च होगा और वो तुरंत ही आंसर दे के आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा। तो इस तरह में वो आपको अच्छे नंबर देगा। लेकिन अगर यहीं पर आप इस तरह के काम करोगे कि 13 नंबर क्वेश्चन पहले लिख रहे हो, फिर डायरेक्ट आप 17 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच जा रहे हो, फिर आप आ रहे हो तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, इस तरह से मिक्स क्वेश्चन आप अगर लिखते हो तो इससे एग्जामिनर को भी दिक्कत होगी और आपको भी इसका भुगतान करना पड़ सकता है, ठीक है ना। आप यहाँ पर घाटे में चले जा सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा आप लोग कि यहाँ पर हमें लिखना है तो सीरियल वाइज ही लिखना है। फिर अगर हम सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लिख रहे हैं तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर डाल के और उत्तर नंबर 1, प्रश्न नहीं लिखना है, उत्तर नंबर 1 से यहाँ पर स्टार्ट कर देना। जैसे कि उत्तर नंबर क्या था 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर में क्या था कि निम्नवत में प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग करते हैं। किस में करते हैं, तो आपको सीधे यहाँ पर ये डाल देना है कि पंखे में करते हैं। ऑप्शन लिख के कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी वाला, और सामने आपको पंखा लिख देना। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि यहाँ पर सीधे सी ही लिख देते हैं, बस सी हो गया, तो सी के लिए उसको फिर से पेपर देखना पड़ेगा कि सी ऑप्शन पे क्या है, पंखा है, तो यहाँ पर भी इरिटेट होगा। यहाँ पर क्या लिखना है, आपको पूरा का पूरा आंसर लिखना है, सी पंखा, क्वेश्चन नहीं लिखना है, ना तो कोई लाइन लिखनी है, सिर्फ आंसर आपको लिख देना है, ठीक है। और कॉपी सजाने की बात भी यहाँ पर मैं करूँगा कि कॉपी सजाएंगे, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर कि आप यहाँ पर हाशिया जो है वो बना सकते हो, आगे पीछे दोनों जगह पर बना सकते हो, हाशिया इधर भी बना सकते हो और इधर भी बना सकते हो अपना, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कि आप कॉपी को कैसे सजाते हो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है, उत्तर के नीचे आप एक लाइन जरूर खींच दीजिएगा। यहाँ पर मैंने रेड पेन का प्रयोग किया, लेकिन आपको ब्लैक का यूज करना है। यहाँ पर ये आंसर आपको ब्लू से और ये आपको ब्लैक से लिखना है। उत्तर क्वेश्चन दूसरा दिया गया, अचुंबकीय पदार्थ होते हैं, तो अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, सोना होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन जैसे आपको दिया गया, 4 ऑप्शन में निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, लोहा हो गया, तो ये सभी क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, चुंबकीय होते हैं। अचुंबकीय की बात की जा रही तो यहाँ पर सोना हो जाएगा। तीसरा नंबर हो जाएगा यहाँ पर कि तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किस में होता है, अस्थिमज्जा में होता है, सिंपल सा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी ऐसे डाल के और आप लोग अस्थिमज्जा लिख दीजिएगा। चौथा नंबर हो जाएगा यहाँ पर कि चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नवत में से वह सेल या बैटरी कह लीजिए जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा का या ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, किसके द्वारा बदला जाता है दोस्तों, ये तो आपको पता ही, ठीक है ना, किसके द्वारा बदला जाता है, सीसा संचायक सेल के द्वारा बदला जाता है। उसके बाद हमारा 5वां नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पर कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र किस में उत्पन्न होता है, यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए आपसे बोला गया कि स्थिर चुंबक आवेश में या स्थिर विद्युत आवेश में, केवल दंड चुंबक में या केवल विद्युत धारा में, या दंड चुंबक तथा विद्युत धारा दोनों से, तो यहाँ पर केवल दंड चुंबक से होता है, यानी ऑप्शन नंबर किसके साइड, सी के साइड चला जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग सी डाल के और केवल दंड चुंबक,
फिर आपको 1 से 2 लाइनें या 3 लाइनें छोड़ करके जब हम लोग नेक्स्ट अपना टॉपिक यानी नेक्स्ट प्रकार के प्रश्न पे जाएंगे जो कि हमारा अति लघुत्तरी है, तो अति लघुत्तरी प्रश्न जरूर डाल दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 ही नहीं डालिएगा कि हाँ उत्तर नंबर 6 डाल के आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले उसको लिखना है कि यहाँ से हमारा स्टार्ट क्या होता है, अति लघुत्तरी स्टार्ट होता है। तो अति लघुत्तरी आप लोग कर लीजिएगा ऐसे लिख के, फिर 1 लाइन छोड़ के उसके बाद उत्तर नंबर कौन सा है, तो उत्तर नंबर 6 है। उत्तर नंबर 6 में क्या है, तो उत्तर नंबर यानी कि प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है कि जैव विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत, ठीक है ना। तो उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया, डी वरीज ने दिया। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कि प्रारूपित, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। फिर आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर ये भी काम कर सकते हो कि अगर मान लीजिए 2 से 3 लाइनें बचती हैं तो आप लोग 2 से 3 लाइनें छोड़ दीजिएगा और हमेशा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने यहीं से टॉपिक स्टार्ट कर दिया, यहीं से, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। लेकिन आप जैसे मान लीजिए 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न और लघुत्तरी प्रश्न। बहुविकल्पी नए पेज से या तो आप शुरू ही कर रहे हैं, उसके बाद जब अति लघुत्तरी स्टार्ट करें तो वो भी ज़्यादातर कोशिश आप यही करेंगे कि अति लघुत्तरी पोर्शन हमेशा नए पेज से स्टार्ट करें। चाहे 10 लाइनें बच रही हो, 4 लाइनें बच रही हो, 5 लाइनें बच रही हो, आपको काम यही की करना है कि आपको हमेशा जितना भी प्रकार है, प्रकार को आपको नए पेज से स्टार्ट करना है। जैसे अति लघुत्तरी पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसको अति लघुत्तरी वाले पोर्शन को नए पेज से स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रारूपित तत्व किसे कहते हैं। प्रारूपित तत्व क्या होते हैं, यानी कि आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त के तत्वों को क्या कहते हैं, प्रारूपित तत्व कहते हैं। प्रारूपिक तत्व, सॉरी क्यों, प्रारूपिक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त सारणी जो है उसके तीसरे आवर्त के तत्वों को, मेंडलीव की आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त के तत्वों को क्या कहते हैं, प्रारूपिक तत्व के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा कि निस्तापन क्रिया क्या होती है, इसकी एक उपयोगिता लिखे। तो निस्तापन क्रिया क्या होती है, यानी निस्तापन वह प्रक्रम है जिसमें कार्बोनेट अयस्क को उसके गलनांक से, उसके गलनांक से निम्न ताप पर ऑक्साइड परिवर्तित करने के लिए वायु की अनुपस्थिति में तेज़ी से गर्म किया जाता है। और इसकी उपयोगिता क्या होती है, यानी कि निस्तापन की उपयोगिता क्या होती है, यानी इस विधि द्वारा नमी तथा वाष्पशील अशुद्धियाँ निकल जाती हैं तथा शेष द्रव्य रंध्रित हो जाता है। ये इसकी उपयोगिता के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा यहाँ पर हमारा, जो कि 2017 में पूछा गया है कि यदि किसी चालक को आवेशित वस्तु के पास लाया जाता है तो वह चालक भी आवेशित हो जाता है, ठीक है। प्रश्न क्या था हमारा कि स्थिर विद्युत प्रेरणा से क्या अभिप्राय है। तो इससे अभिप्राय यही है कि यदि किसी चालक को आवेशित वस्तु के पास लाया जाता है तो वह चालक भी आवेशित हो जाता है। अतः चालक के पास जो भी वस्तुएं होती हैं, यानी अतः चालक के पास वाले सिरे पर विपरीत आवेश तथा इसके दूसरे सिरे पर समान आवेश उत्पन्न हो जाता है और चालक के दोनों सिरों पर यह आवेश तब तक ही रहते हैं। कब तक रहते हैं, जब तक आवेशित वस्तु जो है चालक के समीप होती है तभी तक रहेंगे। जब आवेशित वस्तु चालक से दूर हो जाएगी तो ये भी नहीं रहेंगे, ठीक है। यानी कि अतः चालक के इस प्रकार आवेशित होने की क्रिया स्थिर विद्युत प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है, स्थिर विद्युत प्रेरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है कि जो आपको पता होगा हेपेटाइटिस बी क्या है, ठीक है ना। पूछा आपसे, सिर्फ छोटा सा प्रश्न गया कि हेपेटाइटिस बी क्या है, तो यहाँ पर हेपेटाइटिस बी के बारे में ये आपको बताया गया, यही हमारा मेन उत्तर है। लेकिन सबसे पहले अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं हेपेटाइटिस क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हेपेटाइटिस बी पूछा गया, लेकिन उससे पहले हमको ये भी पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस होता क्या है। यानी कि लीवर शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो आपको पता है लीवर अगर डैमेज हो गया एक बार तो इंसान की मृत्यु तो तय है। यह भोजन पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है और हेपेटाइटिस लीवर में होने वाली बीमारी है और यह पीलिया इसका एक लक्षण है, क्योंकि पीलिया तभी होगा जब लीवर इन्फेक्शन होगा, लीवर में किसी प्रकार की कमी होगी, ठीक है, तभी होता है। हमारा लीवर सुचारू रूप से काम नहीं कर पाता है, तभी हमारा क्या होता है, पीलिया होती है। और पीलिया इसका एक प्रमुख लक्षण भी है हेपेटाइटिस का। और हेपेटाइटिस किससे रिलेटेड होता है, ये मैंने आपको बताया था, लीवर से रिलेटेड होता है। और हेपेटाइटिस के काफ़ी सारे जो वर्ग पाए जाते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी, ये सभी क्या हो जाते हैं, हेपेटाइटिस के प्रकार हो जाते हैं। तो जिसमें से सबसे घातक जो होता है वो आपका होता है हेपेटाइटिस बी। अब हेपेटाइटिस बी के बारे में पूछा गया तो हेपेटाइटिस बी जो होता है ये टाइप बी वायरस होता है। टाइप बी वायरस होता है, यह इंजेक्शन, संक्रमित खून दिए जाने या फिर यौन संपर्क से फैलता है।
ठीक है ना, इंजेक्शन से फैलता है, यौन संपर्क से फैलता है गलत तरीके से, या संक्रमित खून दिए जाने पर ये फैलता है। जैसे पहले से संक्रमित खून है, अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी है और उस व्यक्ति द्वारा लिए गए खून को अगर दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जाता है तो वहाँ पर भी वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा और उसको भी हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, वो भी शिकार हो जाएगा हेपेटाइटिस बी का। ठीक वैसे ही जैसे एड्स फैलता है, ठीक वैसे ही एड्स जैसे फैलता है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है कि मानव के रक्त वर्ग कौन कौन से होते हैं लिखना। तो यहाँ पर आप एक ग्राफ के माध्यम से, एक तालिका के माध्यम से भी बता सकते हो कि वर्ग कौन कौन से होते हैं। जैसे क्रमांक 1, 2, 4 वर्ग होते हैं। रुधिर वर्ग कौन कौन से होता है? ए व बी, ए बी और ओ होता है। प्रतिजन होते हैं हमारे, और प्रतिरक्षी एंटीबॉडी यानी कि ए होता है हमारा प्रतिजन, बी और ए बी और कोई नहीं होता है इसमें, ओ में कोई नहीं होता है। प्रतिरक्षी जो होता है हमारा, ए का बी होता है और बी का ए होता है और ए बी का कोई नहीं होता है, और ओ का हमारा ए तथा बी दोनों होता है प्रतिरक्षी एंटीबॉडी। ये हमारे यहाँ पे तक हमारे शुरू हुए थे अति लघुत्तरी प्रश्न। 11 नंबर तक हमारे अति लघुत्तरी प्रश्न जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ से हमारी शुरुआत होती है दोस्तों लघुत्तरी प्रश्नों की, जो कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप शुरुआत करेंगे नए टॉपिक या नए प्रकार के प्रश्नों की, तो वो आप नए पेज से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने उसी में इंक्लूड कर दिया क्योंकि आपको समझाना है। सिर्फ आप जब भी स्टार्ट करिएगा नए पेज से स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। उत्तर नंबर 12, या आप प्रश्नोत्तर नंबर भी लिख सकते हो या आंसर नंबर भी लिख सकते हो, किसी प्रकार से भी आप लिख सकते हो। तो उत्तर नंबर 12 यहाँ पर क्या कह रहा है? उत्तर नंबर 12 हमारा कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र से क्या अभिप्राय है तथा इसके जैविक तथा अजैविक घटकों के नाम लिखना है सिर्फ, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है? यानी वातावरण या पर्यावरण के निर्माण में, या वातावरण या पर्यावरण का निर्माण जैविक एवं अजैविक घटकों से मिलकर हुआ है, ठीक है। दोनों चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, चाहे वातावरण हो चाहे पर्यावरण हो, जैविक और अजैविक दोनों घटकों से मिलकर बना हुआ है हमारे पर्यावरण का निर्माण हुआ या वातावरण का निर्माण हुआ है। यानी कि इन दोनों में गहरा संबंध होने के कारण निरंतर जटिल क्रियाएं भी इसी क्रम में चलती रहती हैं, ठीक है। तथा क्या होता है, प्रत्येक जीव विशेष को प्रभावित भी करती हैं। हर एक जीव है उसको प्रभावित भी करेंगी, ये प्रभावित भी करती हैं। और किसी भी क्षेत्र के समूह में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु साथ साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को अपनी गतिविधियों द्वारा प्रभावित भी करते हैं। और इस प्रकार समुदाय में या समुदाय एवं वातावरण दोनों रचना और कार्य की दृष्टि से तंत्र की भांति कार्य करते हैं, और इसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र आपका 2 प्रकार का होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत भी आता है, जैसे कि आपका स्वपोषी तथा या प्राथमिक कह लीजिए, और आपका परपोषी या उपभोक्ता कह लीजिए। जैविक घटक क्या होते हैं? यानी पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में एक प्रकार को पोषक संबंध रहता है, प्रकार का पोषक संबंध रहता है, और इसे निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। पहला आपका हो जाता है स्वपोषी, दूसरा परपोषी हो जाता है। अजैविक घटक में आ जाता है, अजैविक घटक वे कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र की रचना के लिए महत्वपूर्ण हैं, और इनको निम्नवत बताया गया है। इनके निम्नवत कौन कौन से हो जाए? पहला हो जाएगा अकार्बनिक पदार्थ, दूसरा कार्बनिक पदार्थ और तीसरा ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली यहाँ पर अगर आप कोशिश ये भी करेंगे, यहाँ पर भी एक लाइन छोड़ना था, ठीक है। यहाँ पर भी अगर एक लाइन छोड़ के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर यहाँ से स्टार्ट करते तो थोड़ा और देखने में अच्छा लगता। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है यहाँ पर ये है कि चुंबक के गुण लिखिए। चुंबक के गुण लिखना है कि चुंबक के कौन कौन से गुण होते हैं। इसके निम्न गुण होते हैं, जैसा कि आपको पता है चुंबक के निम्न गुण कौन कौन से, यानी चुंबक को क्या करता है? चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अचुंबकीय पदार्थ को कभी भी अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। तो ये चुंबक का एक विशेष गुण हो जाता है कि चुंबक जो है चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा हो जाता है कि एक स्वतंत्र चुंबक क्षण जो होती है वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही स्थिर रहेगी। आप चुंबक को क्या करेंगे? चुंबकीय क्षण है, आप उसको एक धागे से बांध के लटका दें। लटकाने पे क्या होगा? वो स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन जो उसकी क्षण होगी, ठीक है ना, उसके जो ध्रुव होंगे वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही स्थिर होंगे जाकर के। आप चाहे जहाँ घुमाइए वो जाके स्थिर वहीं पर होंगे। उसके बाद तीसरा गुण यहाँ पर ही हो जाता है कि कोई भी चुंबक एक ध्रुव का नहीं हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि चुंबक का एक सिरा दक्षिण है दूसरा सिरा भी दक्षिण होगा, एक सिरा उत्तर है दूसरा सिरा भी उत्तर ही होगा, नहीं, एक दक्षिण और एक उत्तर होगा, ठीक है। उसमें दोनों ध्रुव उपस्थित होंगे। उसके बाद दिशा के ज्ञान में चुंबक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम लोग क्या करते हैं, जब नाविक होते हैं, हमारे नाविक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये चुंबक।
ठीक है, या फिर कहीं आप जंगलों में फंस गए हैं, पहाड़ों पे जहाँ तक दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, नेटवर्क भी आपका नहीं है, मोबाइल से पता कर लें, तो वहाँ पर क्या करेंगे, चुंबक का सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभाता है दिशा ज्ञान में। बात करते हैं 5वें नंबर की, चुंबक लोहा, कोबाल्ट और निकेल की वस्तुओं को आकर्षित करता है। कोबाल्ट को क्या करेगा, कोबाल्ट को वो आकर्षित करेगा, लोहा को आकर्षित करेगा, निकेल की वस्तुओं को आकर्षित करेगा, मतलब इन सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि विद्युत धारा क्या है, इसका क्या उपयोग होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, विद्युत धारा क्या है, इसका क्या उपयोग होता है। यानी किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, इसका मात्रक एम्पियर होता है, अतः 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब बटे सेकंड होता है। और अगर इसकी उपयोगिता की बात करते हैं कि विद्युत धारा का उपयोग कहाँ होता है, तो टीवी, पंखा, विद्युत यंत्र, मोटर आदि चलाने में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए छोटा सा प्रश्न है फिलहाल के लिए, ये क्वेश्चन जो आपका ये अति लघुत्तरी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपका लघुत्तरी 2 नंबर में पूछ लिया गया। क्वेश्चन सिर्फ छोटा सा पूछा गया कि विद्युत धारा क्या है, तो हमने यहाँ पर आंसर से इसको सेटिस्फाई कर दिया क्वेश्चन को कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है ना, इसका मात्रक यहाँ पर मैंने सिर्फ वहाँ तक होता था कि विद्युत धारा कहलाती, वहाँ तक हमारा आंसर खत्म, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर जोड़ दिया कि इसका मात्रक एम्पियर होता है, अतः 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब बटे सेकंड होता है। क्वेश्चन खत्म। दूसरी लाइन यहाँ पर यह भी पूछी गई कि इसके उपयोग क्या हैं, यानी विद्युत धारा के क्या उपयोग हैं। विद्युत धारा का उपयोग हम लोग टीवी, पंखा, विद्युत मोटर चलाने में, यंत्र चलाने में इसका उपयोग किया जाता है। सिंपल सा यहाँ पर आपको एग्जामिनर जो है वो 2 नंबर दे के जाएगा, 1 नंबर आपका कट ऐसा नहीं करेगा कि हाँ वो आपको 1 सही 1/2 दे के जाए या 1/2 दे के जाए या 1 नंबर दे के जाए, 2 के 2 नंबर आपको दे के जाएगा दोस्तों, क्योंकि आंसर पूरा आंसर जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर मैंने 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब बटे सेकंड यहाँ पर जोड़ दिया है, उसके बाद भी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आपका आंसर जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है क्वेश्चन से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें उन चीज़ों को लिखना है कि अब यहाँ पर आप दुनिया भर का बोलेंगे विद्युत धारा किस में पाई जाती है, विद्युत धारा क्या होती हैं, या मतलब इसमें काफ़ी सारा अगर बनाना पड़े ना तो मतलब 2-3 पेज भर सकते हैं, तो मतलब वो चीज़ें लिखने का कोई मतलब नहीं निकलता है, कोई औचित्य नहीं वो चीज़ें लिखने का, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आंसर आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया कि विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, या फिर इसका उपयोग लिखिए कि विद्युत धारा का क्या उपयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे ये कहता है कि मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किस पर आधारित है, लिखना है। सिर्फ सिंपल सा यहाँ पर दिया गया है कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है दोस्तों वो किस पर आधारित है, सिर्फ इतना लिखना है आपको। तो मेंडलीफ ने उस समय ज्ञात तत्वों को उनके समान परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया, और मेंडलीफ की आवर्त सारणी आवर्त नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है मेरे भाई, आवर्त नियम पर आधारित है। दूसरे शब्दों में हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया है, जैसे ऑक्साइड और हाइड्राइड आदि। छोटा सा आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, छोटा सा आंसर हो जाएगा। फिलहाल इतना तो आपका अति लघुत्तरी में लिखने को आता है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो छोटा सा पूछा ही उतना ही गया है, जो कि हमारा आंसर जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर इतना ही लिख के हम छोड़ देंगे। एग्जामिनर आपके 1 नंबर नहीं, आधा नंबर भी आपका नहीं कट कर सकता, क्योंकि दोस्तों वो इतना ही पढ़ के समझ जाएगा कि हाँ बच्चे को ज्ञान है, उसने कम लाइन में अपने आंसर को जो है उन्होंने सेटिस्फाई कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, 16 की बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल को सचित्र बताना है। यहाँ पर सचित्र लिखना है। तो खाद्य श्रृंखला, सबसे पहले बात करते हैं खाद्य श्रृंखला की, जो कि आपको पता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, मतलब वो उनको खा रहा है, घास को वो खा रहा है। खाद्य श्रृंखला मतलब समझ रहे हैं ना, खाद्य श्रृंखला की बात यहाँ पर की जा रही है। तो खाद्य श्रृंखला तो आप लोग क्लियर ही होगा, आपका खाद्य श्रृंखला जो है वो आपका क्लियर तो होगा ही होगा, जिससे एक श्रृंखला बन जाती है जिसे भोजन या खाद्य श्रृंखला या फूड चैन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में सर, इसको इंग्लिश में फूड चैन भी कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर कि खाद्य श्रृंखला के बारे में। तो खाद्य श्रृंखला का आप लोग आराम से चित्र बना सकते हो कि बाघ बना सकते हो, शेर बना सकते हो, वो उनको खा रहा है, वो उनको खा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना मतलब बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम खाद्य जाल के बारे में बात करते हैं, खाद्य जाल के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि खाद्य जाल क्या है, खाद्य जाल किसे कहते हैं। ठीक है, तो खाद्य जाल क्या होता है, यानी कि खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक
पोषक स्तर का दूसरे पोषक स्तर से सीधा संबंध होता है, परंतु प्रकृति में एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं जो परस्पर कई स्थानों से जुड़ी होती हैं। खाद्य श्रृंखला का जैसे कि मान लीजिए एक चीज़ यहाँ पर मान लीजिए जैसे घास पाई जाती है तो वह विभिन्न स्थानों से जुड़ी हुई थी। जैसे यहाँ पर मैंने आपका खाद्य जाल का जो एक चित्र बनाया है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। खाद्य जाल का एक मैंने चित्र यहाँ पर बनाया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर बॉक्स था, ठीक है ना, बॉक्स यहाँ पर पेंसिल से मैंने बॉक्स बनाया था, इस वजह से वो शायद स्कैन करने में दिख नहीं रहा है, ठीक है, वो स्कैन करने में दिख नहीं रहा है ये। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग जो हमारा घास है, तो घास का संबंध एक तो आपका खरगोश से भी होता है क्योंकि घास को खरगोश भी खाता है, दूसरा टिड्डा भी खाता है, तीसरा चूहा भी खाता है घास। अब खरगोश को कौन खाता है, तो खरगोश को बाज उठा ले जाता है कभी कभी, आप लोगों ने देखा होगा। टिड्डे की बात करते हैं जो कि आपको पता है टिड्डा क्या है। टिड्डा जो है वो बाज भी खा लेता है और टिड्डे को छिपकली भी खा लेती है। चूहे को बाज भी देख सकते हो आप लोग, खेतों से टांग ले जाता है, और चूहे को सांप भी खाता है। घरों में कभी कभी कच्चे मकानों में क्या होता है कि चूहे ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर सांप भी निकलते हैं। तो सांप क्यों निकलते हैं, सांप का एक ही रीज़न होता है, वो कभी रहने के लिए आपके घर में नहीं आएगा, वो शिकार करने के लिए आता है, मतलब चूहा खाने के लिए आता है। तो ये एक खाद्य जाल है, ये एक प्रकार का क्या है सर, खाद्य जाल है। और खाद्य जाल आप आगे ऐसे आप सचित्र तरीके से आप लिख दोगे तो भी आपका 2 नंबर नहीं कट होने वाला है। मतलब इस तरीके से आप लिखोगे तो 2 नंबर तो आपका कट होने वाला नहीं है बिल्कुल भी। अब बात करते हैं यहाँ पर अपने 17 नंबर क्वेश्चन की, जो 17 जो कि आपको पता है यहाँ पर कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, टोटल 18 प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक प्रश्न आपका चित्र बनाने से रिलेटेड आता है, चाहे वो वैद्युत बल्ब हो, शुष्क सेल हो, किसी भी प्रकार से वो प्रश्न आपका पूछा जाता है। वैद्युत बल्ब जो कि आपका 2016 में पूछा गया था, मैंने उसको बना के आपको बताया भी था, याद होगा आपको। उसके बाद 2017 में देखते हैं अभी नीचे क्या पूछा गया है। उसके बाद 2018 में भी आपका कुछ ना कुछ तो ज़रूर पूछा जाएगा, चाहे वो मानव में पाए जाने वाले 4 अवशेषीय अंगों के नाम ही क्यों ना सचित्र बताए, या फिर लीवर वगैरह कुछ भी आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यहाँ पर कि एड्स का पूरा नाम लिखिए तथा इसका संक्रमण किसके द्वारा होता है, ये लिखना है, ठीक है ना। इसका संक्रमण किसके द्वारा, यानी किन किन कारणों से होता है, कहने का मतलब एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम होता है एड्स का। एक्वायर्ड मीन्स क्या होता है, एक्वायर्ड मीन्स होता है मतलब बाहर से प्राप्त, इम्यूनो मतलब आई मतलब रोधक क्षमता, डी मतलब डिफेंसियसी मतलब होता है कमी होना, और सिंड्रोम मतलब होता है बहुत सी बीमारियों से एकत्रित। इसी वजह से इसको एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं, यानी बाहर से प्राप्त रोधक क्षमता कमी होना और बहुत सी बीमारियों से एकत्रित लक्षण जो होते हैं वो होते हैं एड्स में। अब इसके सबसे बड़ी बात करते हैं यहाँ पर कि इसके कारण क्या होते हैं, यानी इसके कारण, फैलने के कारण क्या होते हैं, यानी संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, दूसरा एड्स संक्रमित खून प्राप्त करने से, एड्स पीड़ित माँ द्वारा जन्म लेने वाले बच्ची को भी आज हो जाता है एड्स, ठीक है ना। मतलब अगर माँ को है और वो अगर प्रेग्नेंट है तो मतलब उसका जो बच्चा जो जन्म लेगा, जन्मित बच्चा जो होगा वो भी एड्स से ग्रसित होगा। बात करते हैं यहाँ पर 4 नंबर की दाढ़ी बनवाना। जैसे दाढ़ी बनवाने, मान लीजिए कोई ब्लेड यूज़ की गई दाढ़ी बनाने में और किसी को यूज़ किया, उसकी दाढ़ी कट गई थी और ब्लड में लग गई, उसके बाद उसी ब्लेड से अगर आपको दाढ़ी बनाई जा रही है, आपकी दाढ़ी जो बनाई जा रही है, अगर आप भी कोई कट गए उसी ब्लेड से, तो वो क्या हो जाएगा, उसका ब्लड जो है वो आपके ब्लड में टच हो जाएगा, जिससे चांसेस जो है एकदम 100% हो जाएंगे आपके संक्रमित होने के। टैटू बनवाने में उसी तरह से, टैटू में ब्लड क्या सुई चलती नहीं, ब्लड में मतलब खाल के ऊपर सुई चलती, काटती हुई चलती है, तो यहाँ पर भी चांसेस 100% हो जाते हैं। सुई से भी होता है, अगर संक्रमित सुई उसी दवा इंजेक्शन भर के लगा दिया जाए तो वो भी हो जाता है। उसके बाद ब्लड को ट्रांसफ़र करना, अगर किसी के ब्लड में है और इनडायरेक्टली अगर या डायरेक्टली अगर उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो मतलब वहाँ पर भी जो चांसेस हो जाएंगे वो 100% हो जाएंगे, ठीक है ना। ये होते हैं इनके संक्रमित होने के कारण। बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर एक आपका चित्र ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता था। यहाँ पर आपका क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पर आपका शुष्क सेल का नामांकित चित्र पूछा गया, शुष्क सेल, ठीक है ना। तो शुष्क सेल कुछ इस प्रकार से आपको, जैसे कि आपको पता है ना, शुष्क सेल में देखिए, शुष्क सेल आप लोग देख लीजिएगा, सिंपल सा होता है, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे होता है, और यहाँ पर ऐसे ऐसे बॉक्स होते हैं उसके छोटे छोटे, और ये मतलब ये चीज़ें भरी होती हैं। इसमें क्या क्या भरी होता है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर कि इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक पीतल की टोपी होती है जो ऊपर होती है, आप लोगों ने देखा होगा, पीतल की टोपी होती है, ठीक है ना, पीतल की टोपी होती है। उसके बाद प्लास्टिक शील होती है, प्लास्टिक शील भी होती है। उसके बाद वृद्धि के लिए स्थान होता है, यानी जो गैस भी इसमें बनेगी, जो ये मैंने स्थान दिया ना, ये यहाँ पर इसके स्थान होता है। उसके बाद सांदित कार्डबोर्ड भी होता है, इसमें कार्डबोर्ड का भी यूज किया जाता है, और जस्ते का पात्र भी होता है,
जब आप लोग सेल तोड़ के निकालते हो तो उसमें देखते हो कि आप अंदर जस्ता भी मिलता है, जस्ते का पात्र भी होता है, यहाँ पर बर्तन भी होता है कह लीजिए। और देखिए कार्बन की छड़ होती है जो लंबी लंबी होती है, कार्बन की छड़ होती है जो लंबी होती है। क्या होती है सर? कार्बन की छड़ होती है जो ब्लैक कलर की होती है, नीचे से लेकर के ऊपर तक होती है लंबी लंबी। उसके बाद जो यहाँ पर मटेरियल भरा होता है इसको क्या कहते हैं? इसको रासायनिक मिश्रण कहते हैं। इसलिए एक प्रकार का मिश्रण होता है, रासायनिक मिश्रण होता है, ठीक है ना। तो ये शुष्क सेल आप लोग देख लीजिएगा। शुष्क सेल का देखिए, शुष्क सेल का स्पेशली जो है फ़ोटो मैं वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। हो सकता है आप जब वीडियो देख रहे हो तब तक हो सकता है अपलोड हो गई हो, तो आप लोग ये चीज़ें मतलब देख लीजिएगा आप लोग, मैं अपलोड कर दूंगा, बिल्कुल मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आया होगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। किन किन बातों का ध्यान रखना वो मैंने आपको बताया, और भी जो जो बातें होंगी एग्ज़ाम से रिलेटेड, अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। और अगर और भी आगे मतलब कॉपी में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे लिखना है, वो सारा चीज़ मैं आपको एक और वीडियो दे दूँगा स्पेशली उसमें मैं आपको वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बता दूँगा। और ये फिलहाल के लिए 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर था। तो उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्त मित्रों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।